तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर इसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसमें चैप्टर में। चैप्टर नंबर 10 है आपकी बुक में। ठीक है, कई बुक्स में चैप्टर आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कई बार नई बुक आती है तो कोई बीच में चैप्टर कट गया तो चैप्टर आगे शिफ्ट हो जाता है या कई बार पीछे चला जाता है। तो चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइट क्या होती है इसमें। ठीक है, तो लाइट क्या होती है बच्चों? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि खुद तो इनविजिबल होती है लेकिन बाकी चीज़ों को हमें विजिबल करने में हेल्प करती है। तो इसको लिखेंगे ऐसे, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is invisible in itself but makes other things visible। ठीक है, तो अच्छा बच्चों एक चीज़ आप ध्यान में रखना, आप ना नोट्स साथ के साथ बनाते रहना क्योंकि यही नोट्स आपके एग्जाम में काम आएंगे। कॉपी पेन को साथ में रखना है अपने और नोट्स नोट करते रहना साथ के साथ। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ कि ब्लर तो नहीं हो रहा बीच में। नहीं, ठीक है, ओके। थोड़ी सी रिफ्लेक्शन आ रही है, वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है ना इस वजह से। अच्छा, नेक्स्ट हम जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट जब एक रिफ्लेक्शन सिंपल मैं आपको बताता हूँ। हम बच्चों कोई भी चीज़ अपने आसपास देख पाते हैं ना, वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पा रहे हैं। जैसे सपोज करें मार्कर है, मैं मार्कर को क्यों देख पा रहा हूँ? क्योंकि लाइट इसके ऊपर पड़ रही है और इस पे पड़ने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होके इस पे लाइट आई, इसे टकरा के वापस मेरी आंखों तक पहुंची, तब मैं इस मार्कर को देख पा रहा हूँ। ऐसे हम कोई भी चीज़ें अपने आसपास देख पाते हैं। तो वो क्यों देख पा रहे हैं? वो हम देख पा रहे हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। मतलब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और उससे टकरा के वापस हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो इस वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों? मतलब लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ती है तो उसका एक पार्ट टकरा के वापस आ जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, a part of it get bounce back। ठीक है, when light falls on a surface, किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ती है, a part of it get bounce back, तो इसका एक पार्ट बाउंस बैक हो जाता है। this is called reflection, this is called reflection। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, जो रिफ्लेक्शन होता है बच्चों उसके दो लॉज होते हैं। क्या क्या लॉज होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्शन के लॉज। समझ आ गया? तो मतलब लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ेगी, उसका एक पार्ट टकरा के वापस आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। अब आगे हम इसके लॉज पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के। इसको वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना, ठीक है, साथ के साथ। तो नेक्स्ट आएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या लॉज है रिफ्लेक्शन के? सबसे पहला तो यही आ जाएगा, जैसे सपोज करो मान लो अब ये मेरे पास मान लो मिरर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइट रे आई, लाइट रे टकरा के वापस चली गई। ठीक है, तो अब देखो इस पॉइंट से टकराई ना, इस पॉइंट पे आके टकराई, तो ये पॉइंट है एक, ये सरफेस यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दो। ठीक है, मतलब कैसे? जैसे ये सरफेस थी, ठीक है, इस पॉइंट पे टकराए थे ना लाइट आके, तो यहाँ पे हमने ऐसे 90 डिग्री एंगल बना दिया। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। समझ आ गया? ठीक है, तो नॉर्मल बनाना जब भी कैसे बनाते हैं? तो जिस पॉइंट पे लाइट ने इंसिडेंट किया है, जैसे मान लो ये मिरर था, इस पॉइंट पे इंसिडेंट किया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इंसिडेंट आया, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दो तो क्या बन जाएगा? ये नॉर्मल बन जाएगा। अच्छा, अब जो रे आई है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बच्चों मैं बिल्कुल
आपको ये एज्यूम करके चलूँगा कि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, मैं एज्यूम करके चलूँगा कि इस तरीके से आपको समझाऊंगा, बस आपने ध्यान से चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और जो रे टकरा के वापस गई है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है और ये क्या है, इंसिडेंट रे। इनके बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इनके बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब मान लो ये 30 डिग्री पे आके इंसिडेंट, इसने इसके साथ 30 डिग्री एंगल बनाया ना इंसिडेंट रे ने, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री एंगल बनाएगी, ठीक है। मान लो इंसिडेंट रे 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी कितना एंगल बनाएगी, 45 डिग्री, ठीक है। उसके लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या आ जाएगा, फर्स्ट लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लो 60 डिग्री पे एंगल इंसिडेंट कर रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितने में बनाएगी, 60 डिग्री पे। सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि जो हमारे पास बच्चों जो इंसिडेंट रे है, ये रे आई है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। एक ही प्लेन में कैसे, जैसे मान लो ये प्लेन है मेरे पास, तो इंसिडेंट रे इसी प्लेन में होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल भी। ऐसा नहीं होगा मान लो कि इंसिडेंट रे ऐसे आई, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही, नहीं, ये एक ही प्लेन के अंदर होगी। इंसिडेंट रे ये हमारा क्या है, नॉर्मल, ठीक है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इसको नोट कर देना, ठीक है। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, शाबाश। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो ठीक बन रही है, ओके, क्लैरिटी ठीक है। अब ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो बच्चों अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। हमारे पास दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला आ जाएगा कॉनकेव मिरर, दूसरा आ जाएगा कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब इनकी शेप कैसे होगी मैं बनाता हूं यहाँ पे। जो आपका कनकेव मिरर होगा बच्चों वो इस शेप में रहेगा। अब बताता हूं कि कैसे पता चलता है कि कनकेव मिरर क्या है तो कन्वेक्स मिरर क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो ये मिरर है, इसके पीछे ना पॉलिश कर रखी है। आप कभी देखना आपके घर में जो मिरर लगा रहता है वो प्लेन मिरर होता है। आप कभी देखना मिरर के बैक साइड में ना एक पॉलिश करके रखते हैं, उसी पॉलिश की वजह से हम अपनी शक्ल मिरर में देख पाते हैं। ठीक है, तो पॉलिश करना ज़रूरी है। अगर पॉलिश नहीं करेंगे मिरर बेसिकली किसका बना होता है, मिरर बना होता है ग्लास का। अगर उसके पीछे पॉलिश नहीं होगी तो वो तो एक सिंपल ग्लास की तरह बिहेव करेगा जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जो ट्रांसपेरेंट होता है। जब उसके पीछे पॉलिश कर देते हैं तभी वो मिरर की तरह बिहेव करता है। तो ये हम जो शेडेड पोर्शन बनाया है ये हमने क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है मिरर के पीछे। ठीक है, अच्छा अब हम इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोल रहे हैं। देखो मिरर की शेप ऐसे है, अगर मैं इसको कंप्लीट बना दूं तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा। स्फीयर मतलब कि गोला बन जाएगा। और ऐसे ये वाला भी, इसको मैं अगर ऐसे कंप्लीट पूरा बना दूं तो क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। इसलिए हम इसको नाम देते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अच्छा
अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, जैसे मेरे पास कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में क्या होता है कि जो पॉलिश, अब इसमें जो स्फीयर का सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो जो सरफेस पॉलिश कर रखी है वो कहाँ कर रखी है, इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, जो पॉलिश कर रखी है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है। और कन्वेक्स मिरर के केस में क्या है देखो, जो पॉलिश कर रखी है वो टुवर्ड्स द सेंटर है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। तो पहले हम लिख देंगे कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन। तो इसमें लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ मिरर द polished surface lies away from the center of the mirror। डायग्राम बना लेना इसका, ठीक है। सेकंड आ जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, जो पॉलिश वाली सरफेस है ये कहाँ लाई करते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मिरर। इन दिस टाइप ऑफ मिरर द polished surface lies towards the center of the mirror, ठीक है। तो जो पॉलिश सरफेस है वो कहाँ पे लाई कर रही है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मिरर। इसको नोट करो शाबाश। अब हम मिरर से रिलेटेड कुछ वो करेंगे, पॉइंट्स, आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो करेंगे स्फेरिकल मिरर से, ठीक है। इसको नोट कर लो मुझे शाबाश। मिरर ये कैसी इमेज बनाते हो हम अब आगे पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना इसको। तो सबसे पहले हम जैसे कॉनकेव मिरर है ये, ठीक है। तो इसमें बच्चों जो कॉनकेव मिरर का जो सेंटर होता है ना उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलेंगे, पोल। यहाँ पे लिखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर्स। इसमें सबसे पहले जो आएगा वो आएगा पोल। तो पोल किसको बोलेंगे, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। उसको हम उसका पोल बोलेंगे और उसको डिनोट करते हैं पी से। इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको पी से डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। जो सेकंड आएगा, अच्छा अब इसको नोट कर लिया। अच्छा इसके बाद आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे सपोज करो ये मिरर है, अगर मैं इसको पूरा स्फीयर बना दूं तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक मिरर है मेरे पास, उसको मैंने क्या बना दिया, स्फीयर बना दिया, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे, तो उसको डेफिनेशन ऐसे बन जाएगी कि इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, कि ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका मिरर है क्या है, पार्ट है। तो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। जिसका मिरर एक क्या है, पार्ट है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आएगा हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक आएगा और उसको डिनोट करते हैं सी से, है ना। इट इज डिनोटेड बाय सी। थर्ड आएगा
रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस between the pole and center of curvature is called radius of curvature। ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं आर से। समझ आ रहा है ना? जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, ये सीरीज सारी ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत इजीली समझाऊंगा आपको और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे एग्जाम में, बस समझते रहना आपने। इट इज डिनोटेड बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय आर, उसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट जो हेडिंग आएगा वो आएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इनमें से कई बार ना 1-2 मार्क्स में कोई डेफिनेशन पूछ लेते हैं, कई बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछ लेता है क्या होता है, कई बार रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? देखो बच्चों, जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है ना, उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। The line joining the pole and center of curvature is called principal axis। ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट टर्म है प्रिंसिपल फोकस। अब जो प्रिंसिपल फोकस है बच्चों, वो कनकेव मिरर के लिए उसकी डेफिनेशन अलग बनती है और कन्वेक्स मिरर के लिए डेफिनेशन अलग बनती है। एक बार मैं चेक करता हूँ वीडियो ठीक बन रही है। ओके, अब देखो प्रिंसिपल फोकस पहले मैं कनकेव मिरर के लिए एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बच्चों जैसे मान लो ये मेरे पास कनकेव मिरर है। ठीक है, और ये इसका क्या है? पोल। तो मान लो रे ऑफ लाइट कोई आ रही है, रे ऑफ लाइट जब इस पे इंसिडेंट करती है ना, तो इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से पास करती है, जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट है ना ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या कहाँ से पास करती है? एक पॉइंट से पास करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है उससे पास करती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। दोबारा बोल देता हूँ एक बार, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया। मान लो कोई रे ऑफ लाइट आ रही है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, इसके पैरेलल आ रही है, ऐसे पैरेलल है ना, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से टकरा के वापस आने के बाद एक पॉइंट से गुजरती है, और एक पॉइंट कहाँ पे होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं ना, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। तो डेफिनेशन लिखिए, द रे ऑफ लाइट, the ray of light traveling parallel to principal axis after reflection from mirror passes through a point on the principal axis this point is called प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ठीक है,
ठीक है। और ये किसके लिए है? कनकेव मिरर के लिए है। कन्वेक्स मिरर के लिए डेफिनेशन थोड़ी अलग हो जाती है, ठीक है, नोट कर लो इसको, शाबाश। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, जैसे मान लो ये कन्वेक्स मिरर है। देखो बच्चों, जो कनकेव मिरर होता है हमारा वो कन्वर्जिंग मिरर होता है कि रेडियो लाइट को इकट्ठा करता है, लेकिन कन्वेक्स मिरर हमारा लाइट को बिखेर देता है, ठीक है, फैला देता है लाइट को। वो मैं आगे बताऊंगा आपको। जैसे मान लो रे ऑफ लाइट आ रही है तो इसे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चली जाती है, यानी कि फैला देता है, ठीक है, उसने क्या कहते हैं, फैला दिया। तो ये हमें लगेगा कि रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट से आ रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो उसमें लिखेंगे व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर, है ना, कनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन बाद अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, कि हमें ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट से आ रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो ये कन्वेक्स मिरर के लिए आ जाएगा। A ray of light traveling parallel to principal axis incident on the convex mirror after reflection from mirror appear to be coming from a point on the principal axis this point is called प्रिंसिपल फोकस, ठीक, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। ये है कन्वेक्स मिरर के लिए।